सैमसंग और एप्पल की जंग बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती है, लेकिन 2026 में ये जंग में और भी ज्यादा नए ट्विस्ट आ सकते हैं, क्योंकि इस जंग में अब दोनों कंपनीज जो वो एक दूसरे को भी कॉपी कर रही, यानी कि कुछ फीचर जो सैमसंग के होते हैं वो एप्पल अपने iOS में डाल देता है और आईफोन के कई सारी चीजें ऑलरेडी सैमसंग में आ गई। वैसे बात बताऊं, सुनने में आ रहा है कि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा ऑलरेडी ऑरेंज कलर में आने वाला है, जो ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलता है आईफोन 17 प्रो में। यार इस तरीके की कहानी बहुत चल रही है, लेकिन एक बात बताऊं, दोनों कंपनीज के फोन जो रहते हैं काफी ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं अपने अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में। यानी कि अगर 50,000 रुपए के ऊपर बात करें तो भले ही चाइनीज कंपनी एक से एक फ्लैगशिप फोन निकाल दे, क्रेजी इनोवेशन कर दे, कैमरास बहुत सारे डाल दे, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सैमसंग या एप्पल के पीछे जाते हैं। और उसमें से भी सैमसंग को सिर्फ इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि लोगों को एंड्रॉइड की आदत है और एंड्रॉइड को पसंद करते, तो कई लोगों को आईफोन का iOS बिल्कुल पसंद नहीं आता। इवन कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लिक्विड ग्लास पे अभी भी अपडेट नहीं किया और सोच रहे कि एंड्रॉइड पे चले जाएं, क्योंकि लिक्विड ग्लास कई लोगों को यहाँ पे पसंद भी नहीं आ रहा है। लेकिन सैमसंग की कहानी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, इधर ये भी चल रही है कि यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर काफी अच्छा काम करते हैं अपना एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में, जिसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम बताओ सैमसंग के साथ क्या, कि यार सस्ते में भी काम करते हैं और 1.5 लाख रुपए में भी काम करते हैं, और वही पे सैमसंग की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं S25 अल्ट्रा और आईफोन 17 प्रो को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली दोनों ही काफी टक्कर के फोन रहते हैं। सैमसंग काफी अच्छा कैमरा देता है अपना अल्ट्रा फोन में, डिस्प्ले पैनल हो गया हाई रिफ्रेश रेट पैनल आपको देखने को मिलता है सैमसंग में काफी अच्छा, इवन S पेन का सपोर्ट देखने को मिलता है, इवन ज्यादा अच्छी फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, इवन सैमसंग के अंदर आपको सैमसंग डेक्स जैसी चीजें देखने को मिलती है। और देखा तो ओवरऑल बैटरी ड्यूरेबल क्वालिटी देखने को मिलती है। और एक अच्छी बात सैमसंग के साथ है कि डिफरेंट टाइप के फोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और वैरायटी है फोन्स की, जैसी वैरायटी आपको कई बार एप्पल के आईफोन में देखने को नहीं मिलती। और हाँ, अगर आप फोल्डेबल फोन्स के शौकीन हो तो आपके लिए सैमसंग में आपको मल्टीपल फोल्डेबल के ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जिस कारण से अपने एक यूनिक प्रोपोजिशन सैमसंग यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। लेकिन एप्पल के आईफोन में बताऊं बात क्या, देखो एप्पल के आईफोन में कई सारी चीजें अच्छे तरीके से काम करती है और चलती भी बढ़िया तरीके से, लेकिन कई सारे लोगों को आईफोन में ट्रांजिशन करने में दिक्कत आती है। और डेफिनेटली आईफोन की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है कि आप साइड लोड नहीं कर सकते, आपको आप ये काम नहीं कर सकते, और ऐसे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है ना लोगों को यहाँ पे रोकती है। इसके साथ ही कस्टमाइजेशन के जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं ना वो भी यहाँ पे रोकते हैं लोगों को आईफोन के अंदर। और आईफोन के अंदर एक और बात देखी मैंने कि यहाँ पे सैमसंग के अंदर आपको मल्टीपल एप्स और कई सारे फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, और आईफोन कई सारी चीजों को लैक करता है, क्योंकि बेसिकली एप्पल ने डिसाइड किया कोई भी फीचर हम लोग एप्पल के आईफोन में तभी डालेंगे जब एप्पल उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होगा। इस वजह से चीजें थोड़ी ऊपर नीचे देखने को मिलती है। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे एप्पल का आईफोन और सैमसंग दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी अच्छा सॉलिड परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोनों की ही अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे कि सैमसंग के प्रोज के बारे में बात करें, कैमरा हार्डवेयर तो उसका अच्छा है, लेकिन जब बजट में आते हैं ना तो उसका एक्सिनोस वाला प्रोसेसर कैसा, उसके बजट फोन कैसे, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इसके साथ ही सैमसंग के अंदर बात है कि जब स्नैपड्रैगन चिप आता है उसके साथ यहाँ पे उसके जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं ना वो यहाँ पे काफी अच्छे। इवन इस साल 2025 में ही S24 का स्नैपड्रैगन वर्जन आया तो लोगों ने इसे लेना ज्यादा प्रेफर किया, और इससे पता चलता है कि सैमसंग की एक्सिनोस की क्वालिटी यहाँ पर कैसी है और लोग उसे कितना ज्यादा यहाँ पे डिच कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखा तो सैमसंग और एप्पल बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल है, दोनों ही अपने डिजाइन को काफी लंबे समय तक चेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपने फोन को काफी ज्यादा बोरिंग बना रहे हैं और अपने फोन के कैमरास को भी उस लेवल पे इंप्रूव नहीं कर रहे। इवन बात करूं कैमरास की तो यस, आईफोन जहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आगे निकलता है वो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज का जो मुकाबला है वो आईफोन का टक्कर का नहीं है, और इवन डॉल्बी विजन HDR में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस को। सैमसंग में देखा जाए तो HDR वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, ना ही सैमसंग के फोन में डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिव चीज है सैमसंग के लिए, जिसे सैमसंग अगर अपने फ्यूचर फोन में फिक्स करे तो बहुत अच्छी चीज है, हालांकि इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा कम है। इसके साथ ही बात है कि सैमसंग के फोन वाकई में अच्छी फोटोग्राफ ले लेते हैं और कई मामलों में आईफोन को यहाँ पे बीट कर सकते फोटोग्राफी जूम टेक्नोलॉजीज के अंदर, और जो क्लैरिटी आती है फोटोग्राफ की उसके अंदर, ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ। आईफोन अच्छी फोटोज ले लेता है, लेकिन सैमसंग के साथ अगर कंपेयर करो स्पेशली S25 अल्ट्रा के साथ और अपकमिंग S26 अल्ट्रा आएगा तो फोटोग्राफी में वो काफी अच्छा करते हैं। और सच बात बताओ, इन दोनों फोन से अच्छा फोटोग्राफी में कौन से फोन परफॉर्म करते हैं? जो ओप्पो का Find X9 Pro और Vivo X300 Pro आया है ना, ये जो प्रो लेवल के कैमरा जो ओप्पो वीवो के आते हैं, ये वो Xiaomi का जो अल्ट्रा फोन्स आते हैं ना, ये बेटर फोटोग्राफ ले लेते हैं, इसके अंदर बेटर कैमरा हार्डवेयर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड में वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इवन खुद सैमसंग हो गया, फोटोग्राफी के अंदर आईफोन को तो हरा ही दिया, लेकिन आईफोन आज वीडियो का किंग बन के बैठा हुआ, और वीडियो में उसे वहां पे हाथ लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसके साथ ही एंड्रॉइड में एक और खास चीज है, और वो है AI की। देखो AI को अक्सर हम गिमिक वगैरह के रूप में कहते हैं, लेकिन लोग आज के समय में AI के कई सारे फीचर्स को यूज करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जेमिनी के साथ आपको बिल्ट इन AI के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मोबाइल फोन कंपनीज कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिग्रेड करती है। जैसे कि AI के अंदर बात करें तो यहाँ
पे ट्रांसलेशन वाले काफी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी ढंग से नहीं कर पाता। इमेज एडिटिंग के अंदर एआई के फीचर है जिसके अंदर बैकग्राउंड से जो रिमूवल होता है जिसे मैजिक इरेजर कहते हैं वो हटाना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हाईलाइट करके उसको चेंज करना, इस तरीके की जो एआई वाले फीचर्स होते हैं ना यहाँ पे टोटली मिसिंग लगते हैं और आईफोन में अच्छे तरीके से काम नहीं करते क्योंकि आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस की हालत वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे नोट समरी जैसे फीचर है, यहाँ पे लाइव कॉल ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स है जो गैलेक्सी एआई के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे और काफी अच्छे तरीके से फैले और लोगों को ये फीचर्स काफी अच्छे तरीके से पसंद आते हैं। इवन देखा जाए तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी इंटीग्रेट हो रही है कि मोबाइल फोन के कैमरा सेंसर में भी आ रही है और आने वाले फ्यूचर में जो सोनी के नए LYT सेंसर होंगे उसमें इस तरीके से यूज किया जाए कि अगर आप जूम कर रहे हो कहीं जगह और वहां पे जो पिक्सल फटते हैं ना वो अब फटेंगे नहीं, एआई के थ्रू उसे भी फिक्स किया जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम देखें और फीचर प्रूफिंग देखें डिवाइसेस की तो एंड्रॉइड में बहुत अच्छे तरीके से जा रही है और एंड्रॉइड में भी जहाँ पे एआई की फीचर सबसे ज्यादा मिलते हैं एक तो पिक्सल फोन रहता है और उसके बाद ये कई सारे फीचर जो रहते हैं सीधे गैलेक्सी एआई के अंदर देखने को मिलते हैं जो सैमसंग अपने फोन के अंदर लेकर आता है। और सैमसंग के साथ अच्छी बात है कि सैमसंग ने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने नए फोन तक गैलेक्सी एआई को लेकर है, सैमसंग ने अपने कई सारे पुराने फोन तक गैलेक्सी एआई को लेकर आया है तो ये उसके लिए काफी अच्छी चीज है। लेकिन वही बात करूं एप्पल के अंदर, यार एप्पल के अंदर घूम फिर के चैट जीपीटी जेमिनी का आप इधर डाल सकते हो। इसके अलावा जो कोर एआई के कई सारे फीचर्स है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसिंग है, यार ढंग से काम नहीं करते और एप्पल इंटेलिजेंस का जो सपना दिखाया था वो दूर का ही मेरे को ख्वाब लगता है। मेरे को लगता नहीं कभी जब तक ये लोग इस लेवल पे अचीव कर पाएंगे कि एंड्रॉइड में एआई के फीचर है तब तक एंड्रॉइड में सैमसंग या गूगल हो गया ये लोग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। खैर लेकिन कुछ फीचर गिमिक ही लगते हैं लेकिन फिर भी लोग इसका काम करते हैं तो एंड्रॉइड में प्लस पॉइंट बनता है। इसके साथ ही आईफोन का सबसे बड़ा हथियार बताऊं क्या, आईफोन का इकोसिस्टम। अगर आप एप्पल का मैकबुक यूज करते हो, एप्पल वॉच या एयरपॉड्स यूज करते हो और आईपैड यूज करते हो ना तो एप्पल का आईफोन बहुत अच्छा सेंस बनाता है क्योंकि वहां पे एप्पल के इकोसिस्टम में बहुत कनेक्ट होता है, यानी कि चीजें बहुत स्मूथली काम करती है। यहाँ पे सैमसंग वालों ने भी क्लोज टू एप्पल जैसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी थी लेकिन सच बात बताऊं यार एप्पल जैसा इकोसिस्टम ये लोग नहीं बना पाए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आती है कि सैमसंग सिर्फ हार्डवेयर ये बनाएगी, अपना फोन बनाएगी, सॉफ्टवेयर वो एंड्रॉइड कर लेगी, उसके ऊपर अपना वन यूआई स्किन लगाएगी और वन यूआई की लिमिटेड फीचर डाल सकती है। इसके बाद विंडोज में जाएंगे तो पीसी है उनके पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। इसके अलावा टैबलेट बनाएंगे तो वो उनका अलग है, वॉच बनाएंगे तो अलग है, यानी कि इकोसिस्टम उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाया। हालांकि सैमसंग के साथ बात है कि आप इकोसिस्टम को ओपन रख सकते हो, आप टैबलेट किसी का यूज कर रहे हो तो ईयरफोन किसी और का यूज कर सकते हो। आईफोन में सारी चीजें सेम रहती है ना तो आपको कहीं लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती चली जाती है। लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन बात करें ना तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर वैसा इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो पाया और उतना स्मूथ नहीं है। हालांकि करने को लोग करते भी सकते हैं इकोसिस्टम का यूज, लेकिन हार्डली मैंने देखा कोई प्रॉपर सैमसंग का इकोसिस्टम यूज करता हो। जबकि मैंने देखा कि यहाँ पे एप्पल इकोसिस्टम में लोग एक बार एप्पल का आईफोन लेते हैं और उसके एक दो प्रोडक्ट लेते हैं ना तो पूरे एप्पल के इकोसिस्टम में चले जाते हैं। सैमसंग में बहुत ही रेयरली चीज देखी। इसके साथ ही एक बात देखिए कि यहाँ पे आईफोन के बाहर जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है एप्पल के अंदर। फॉर एग्जांपल बात करें एयरपॉड्स, उसके अंदर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है और आज भी जो 3D हेड ट्रैकिंग करता है, जो डॉल्बी एटमॉस में स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट जो एयरपॉड्स प्रो में देखने को मिलता है ना वैसा सपोर्ट आपको सैमसंग के गैलेक्सी बड्स में देखने को नहीं मिलता। इवन यहाँ पे एयरपॉड्स को यहाँ पे आप हियरिंग एड की तरीके से भी यूज कर सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स अपने प्रोडक्ट के अंदर एप्पल लाता और अपडेट से इंप्रूव करता और बेटर करता रहता है। ये सारी चीजें सैमसंग के इकोसिस्टम में लिमिटेड देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें टैबलेट्स की तो डेफिनेटली आईपैड आज के समय में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। हालांकि उसका सॉफ्टवेयर लोगों को थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है आईपैड वाइज, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज चिप वाइज वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। एंड्रॉइड में इस तरीके के टैबलेट लेने तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे और मेजॉरिटी टैबलेट्स इतनी अच्छी खास परफॉर्मेंस देती भी नहीं है एंड्रॉइड के अंदर, ये भी एक बात है। और हाँ, एप्पल वॉच देखा जाए तो अपनी प्रीमियम वॉचेस के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और गैलेक्सी वॉच भी है, लेकिन आज भी गैलेक्सी वॉच जो वेयर ओएस पे चलती है उसमें एप्स वगैरह डालने पे कई बार हीटिंग के भी इश्यूज लोगों को मिले, कई बार बैटरी ड्रेन भी देखने को मिला और कई बार जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी लैग सी करने लगती है। ये भी गैलेक्सी वॉच के साथ ऑब्जर्व की गई है। इसलिए जो वॉचेस वाला जो मार्केट है वहां भी सैमसंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती एज कम्पेयर टू जो एप्पल यहाँ करती है। और इधर बात है कि एप्पल देखा जाए तो आईफोन के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है उस पर काफी अच्छा काम करके उसने इकोसिस्टम जो स्ट्रॉन्ग किया ना, सैमसंग ने थोड़ा दुख करने वाली बात है और सैमसंग को ना सीरियसली वहां पे काम करने की जरूरत है। स्पेशली लैपटॉप वाले साइड में आज भी गैलेक्सी बुक वगैरह लोग बनाते हैं जो कि विंडोज के हिसाब से अच्छे लैपटॉप से और अच्छे क्वालिटी का हार्डवेयर देखने को मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे मैकबुक लेने की बारी आती है और M2 M3 चिप वाले मैकबुक यहाँ पे अब अफोर्डेबल रेट में मिलने लगे तो कई सालों यहाँ पे मैकबुक के पीछे जाते हैं और फिर मैकबुक और विंडोज का जब कंपैरिजन होता है ना 60-70 हजार में, ज्यादातर लोगों के लिए फिर मैकबुक काफी ज्यादा आगे निकल जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, बैटरी लाइफ काफी अच्छी है कई चीजों के अंदर आगे। तो देखा जाए तो ये कुछ चीजें। हालांकि एक ऐसी चीज है जहाँ पे एप्पल अभी भी कूद नहीं पाए लेकिन सैमसंग किंग बन के बैठा हुआ है और वो पता क्या है, वो है स्मार्ट टीवीज। एप्पल के तो स्मार्ट टीवीज आते नहीं है, एप्पल का बस
पास अपना एप्पल टीवी बॉक्स आता है जो कि एक स्ट्रीमिंग डिवाइस की तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका सैमसंग का पूरा टीवी देखने को मिलता है, टाइजन ओएस के साथ चलता है, उसमें भी गैलेक्सी एआई देखने को मिलती है, उसमें एआई आप स्केलिंग भी देखने को मिलती है 4K 8K, और वहां पे सैमसंग बहुत ही जबरदस्त पैनल्स यहाँ पे बनाती है। इवन ऑडियो के अंदर भी साउंड बार और जो इकोसिस्टम पूरा क्रिएट कर रखा है सैमसंग ने, एसीज, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फ्रिजेस लेकर आ गई, स्मार्ट आपके वॉशिंग मशीन लेकर आ गई, तो वो चीज वहां पे काफी अच्छी तरीके से क्रिएट कर रखी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यहाँ पे एप्पल रह गई है, लेकिन सैमसंग ने अपना को डाइवर्सिफाई करके रखा पूरे अप्लायंस कैटेगरी के अंदर। ये चीज भी सैमसंग के साथ है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे सैमसंग और एप्पल में एक और मेजर डिफरेंस है, और वो होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। देखो, हम लोग अक्सर कहते हैं कि सैमसंग के अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी मिलती है, जो कि कंपैरेटिवली काफी अच्छी, क्योंकि वो आपको सिक्योर एन्क्लेव देती है, सिक्योर स्पेस देती है, जहाँ पे आप अपना पर्सनल डेटा रख सकते हो, और अगर मोबाइल फोन को टैंपर करने की करी गई जरूरत, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, यानी कोई अगर हैकर उसे हैक करने की कोशिश करे ताकि आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये एक काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आईफोन में सिक्योर एन्क्लेव कई सारी चीजें आती है, और हाँ, आईफोन में भी बग्स आते हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सैमसंग के सॉफ्टवेयर के साथ इधर इशू इधर ये आता है कि यहाँ पे जो सैमसंग रहता है वो बहुत सारे ब्लोटवेयर्स डाल के देता है, और कुछ ऐसी एप्स डाल के देता है जो काफी ज्यादा अनवांटेड है। ये जो अनवांटेड जो एप्स रहती है ना, यार सैमसंग के लिए कई बार आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और स्पेशली बजट और मिड रेंज फोन में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। तो सैमसंग को क्या करना चाहिए कि ब्लोटवेयर वाली सिचुएशन थोड़ी सॉल्व करे, और यहाँ पे अपने जो बजट और मिड रेंज वाली लाइनअप है उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दे, तो मेरी नजर में ना एप्पल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि एप्पल का मिड रेंज में कोई भी इतना बड़ा हाथ नहीं है, और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से है, तो सैमसंग मिड रेंज वाले सेगमेंट में यानी कि 40,000 50,000 में बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है। इसके साथ ही अगली चीज यहाँ पर इधर ये कि सैमसंग के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट अपने बजट फोन में लंबे दे रहा है, 5 साल 6 साल के अपडेट अपने ए सीरीज के फोन में दे रहा है, जो 20,000 रुपए के आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। एप्पल भी ऑलमोस्ट 5 साल तक की अपडेट्स देता है, लेकिन एप्पल के साथ बात है कि डे 1 पे उसके सभी आईफोन का अपडेट मिलता है। सैमसंग इस रेस में थोड़ा सा पीछे, हालांकि एंड्रॉइड और आईओएस में अपनी तरीके से जंग चलती रहती है। आईफोन में लिक्विड ग्लास आ रहा है, और फिर जो लिक्विड ग्लास होता है आईफोन का, ये चाइनीज कंपनीज भी कॉपी कर रही है, तो यार दोनों के बीच अपने आप खेल चलता रहता है। इसके साथ ही बात इधर है कि सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, दोनों ही प्रीमियम के अंदर बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल जा रहे हैं। देखो, आने वाले अगर फ्यूचर की बात करें तो इतने बड़े चेंजेस देखा तो आईफोन में भी नहीं आने वाले, ना ही इतने ज्यादा बड़े चेंजेस जो आने वाले हैं वो एंड्रॉइड साइड में सैमसंग के अंदर आने वाले, जो अभी रिसेंटली अपकमिंग S26 अल्ट्रा, आईफोन 18 प्रो की बात करें तो इनमें इतने ज्यादा बड़े मेजर चेंज नहीं है। डिजाइन में कुछ चेंज होते हैं माइनर, और कलर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और चिप को एडवांस किया जाता है, लेकिन जो कोर इनोवेशन रहता है ना, थोड़ा सा मिसिंग है। जैसे कि सैमसंग की तरफ से जो नेक्स्ट बिग इनोवेशन आया है वो आया सैमसंग का ट्राइफोल्ड, लेकिन सैमसंग ट्राइफोल्ड एक नीश कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और इतना बड़ा मेन स्ट्रीम नहीं हो पाएगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। वही फोल्डेबल आईफोन को प्लान कर रहा है कि एक फोल्डेबल टेक्नोलॉजी का आईफोन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे, क्योंकि कई सालों तक, लगभग 5 साल से ज्यादा समय से सैमसंग का फोल्डेबल आ रहा है, लेकिन एप्पल का आईफोन अभी भी फोल्ड नहीं होता, तो ये एप्पल के लिए चिंता वाली बात है, और एप्पल उसको यहाँ पे फिक्स करेगा आने वाले कुछ समय के अंदर। लेकिन फिर भी बात है कि फोल्डेबल ऐसी टेक्नोलॉजी पे अभी ये लोग कूद रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कंपेयर करूं मोबाइल फोन के अंदर चाइनीज के साथ जो इनोवेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पर होता है, जहाँ पे कैमरास के अंदर बहुत क्रेजी लेवल पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे फोन के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नया किया जा रहा है, फोन के अंदर चिप डिजाइन की जा रही है, यहाँ पे लेटेस्ट सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर हाई रिफ्रेश डिस्प्लेस को यूज किया जा रहा है, जैसे 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, या फिर बिल्कुल ही प्रीमियम कैटेगरी की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है, जो आपको सैमसंग और आईफोन दोनों जगह से मिसिंग देखने को मिलती है। और यही एक चीज है इन दोनों कंपनीज को थोड़ा सा रोकती है, यानी कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी रहती है ना, जो बिल्कुल ही नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल ही पीक हार्डवेयर आपको देखने को मिले, वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है। और दोनों जो कंपनीज है वो अब ये काम करते हैं कि बहुत ही ज्यादा जेनरिक फोन से बनाओ, और अपने फोन के अंदर सॉफ्टवेयर के दम पे ज्यादा खेलो एज कम्पेयर टू हार्डवेयर के दम पे। ये बात मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व करी इन दोनों के साथ। और हाँ, एआई के रेस में भी दोनों बहुत ही जल्दी कूद पड़े थे। सैमसंग वाले एआई की रेस में थोड़ा आगे एज कम्पेयर टू आईफोन, हालांकि एआई की रेस तो अभी शुरू होना बाकी है, और एक्चुअली में जो एआई है वो मोबाइल फोन्स में तो अभी आना बाकी है। और एक बार वैसी एआई मोबाइल फोन्स के अंदर आ गई तो यहाँ पे पूरा जो डायरेक्शन होता है मोबाइल फोन इंडस्ट्री का बदलने वाला है। उसके लिए हमें 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यार ये चीजें भी अभी होंगी। इसके साथ ही और बात करें तो सैमसंग और एप्पल की जंग आने वाले समय में और चलेगी। यहाँ पे सैमसंग वाले भी एक से प्रोडक्ट निकालेंगे, एप्पल के साथ भी कंपैरिजन होगा। लेकिन सच बात बताऊं क्या, ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, और दोनों के बीच में जो लाइन होती है ना डिफरेंसेस की, वो ब्लर होती जा रही है, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में लोगों को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि यार एप्पल का आईफोन ले या सैमसंग का गैलेक्सी स्मार्टफोन ले, दोनों बहुत ही आइडेंटिकल होते चले जाएंगे आने वाले समय में प्रीमियम कैटेगरी के अंदर। खैर ये कुछ मेरे ओपिनियन, तो कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। बाकी सैमसंग और आईफोन, इसमें से आपकी चॉइस क्या है, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।